आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें एक एक करके समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर एंड जस्ट आउटसाइड इट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। एकदम सही है। कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जीरो होती हैं, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल होती है, और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आपसे तो फॉल्स पूछा गया है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर। एक हॉलो चार्ज कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हॉलो चार्ज कंडक्टर, अगर हॉलो नहीं भी होगा और आपने कह दिया चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर कह दिया, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। A polar dielectric is one in which is having a net dipole moment zero in the absence of electric field। तो जरा समझिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में तो नेट डायपोल मूवमेंट हर जगह ही जीरो होता है। पूरे सिस्टम का जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा, पूरे सिस्टम का जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो आपका जीरो होगा ही होगा। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है, बट वो मॉलिक्यूल जैसे जैसे मान लिया HCl का मॉलिक्यूल है, HCl है, तो जो HCl है ये पोलर मॉलिक्यूल है, बट बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इसका डायपोल मूवमेंट जो होते हैं वो रैंडमली ऑर्गेनाइज होंगे। तो नेट डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पूरे सिस्टम में नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अगर इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये जो डायपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर सिस्टम के अंदर एक नेट डायपोल मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। H2N2O2 CO2 एंड CH4 आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये गलत है, ये सारे जो हैं वो पोलर नहीं है। ठीक है, जैसे H2 है, अब H2 में दोनों ही हाइड्रोजन एटम बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो कहीं कोई पॉजिटिव क्रिएट नहीं होगा, कहीं कोई नेगेटिव क्रिएट नहीं होगा। HCl पोलर, HCl है, H2O है, ये पोलर है। तो पोलर होने के लिए दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्डेड होने चाहिए, तब जाके वो पोलर होता है। तो H2N2 और O2 इनमें से कोई भी पोलर नहीं है। अब बात करते हैं CO2 की। तो CO2 की खास बात है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अरेंज है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर स्लाइटली डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक डायपोल इसमें ये बन जाएगा और एक डायपोल इसमें ये बन जाएगा, बट दोनों के डायपोल मूवमेंट इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये भी फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। इसी तरह से CH4 भी आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है आपका आंसर डी पार्ट। एट ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई पजेज इक्वल चार्ज कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ठीक, 8 ड्रॉप हैं, आर सबकी रेडियस R मान लिए, सब पे चार्ज क्यू मान लिया, 8 ड्रॉप्स हैं ऐसी, और ये सब कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बना ले रही हैं। तो इस पर चार्ज तो 8Q हो जाएगा, लेकिन इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस इसकी 2 टाइम्स हो जाएगी। क्यों, ये कैसे आई, ये आई वॉल्यूम कंजर्वेशन से। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, इंटू 8 ड्रॉप हैं टोटल आपके पास, और यही वॉल्यूम होना चाहिए बड़ी वाली ड्रॉप का। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्यूब रूट लेंगे तो बड़ी वाली ड्रॉप का जो रेडियस आएगा वो 2 टाइम्स स्मॉल r के बराबर आ गया। ठीक, अब पूछ क्या रहे हैं आपसे वो समझिए। कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कंपेयर टू ईच इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप। तो कैपेसिटेंस तो आपका C जो होता है वो होता है 4πε0r, और यहाँ पे अगर रेडियस आपकी डबल हो रही है तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। कई बार इसमें पोटेंशियल पूछते हैं कि अगर इन सारी ड्रॉपलेट्स का पोटेंशियल अगर V है, इन सारी ड्रॉपलेट्स का पोटेंशियल अगर V है, तो इस बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। तो जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R, यानी Q/R के प्रोपोर्शनल होगा वो, और चार्ज हो गया 8 गुना, रेडियस हुई 2 गुना, तो पोटेंशियल 4 गुना हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल अगर V है तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 4V। कई बार पोटेंशियल भी पूछ लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको याद है सीधे, क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, कैपेसिटी A ε0
ओवर डी, और अगर मीडियम में कुछ भर दिया तो एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। तो टाइप ऑफ मेटल यूज मेटल पे डिपेंड नहीं करेगी, किस मेटल की प्लेट बनाई है उस पे डिपेंड नहीं करेगी, दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है उस पे डिपेंड करेगी। तो पहला आंसर सही नहीं। थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगी, दोनों प्लेट्स के गैप पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगी, जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाओगे उतना ज़्यादा चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज और पोटेंशियल आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा चार्ज। पोटेंशियल और बढ़ता जाएगा, चार्ज और बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा। तो चार्ज और पोटेंशियल आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। कैपेसिटेंस तो एक जो कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है और वो उसके कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी है, वो इस बात पर डिपेंड करती है प्लेट्स का एरिया कितना है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, उनके बीच में मीडियम क्या भरा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। बिल्कुल सेपरेशन पर डिपेंड करेगी, सेपरेशन है इसमें, तो इसका आंसर सेपरेशन है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका डी पार्ट। As shown in the figure, a very thin sheet of aluminium is placed in between the plates of a condenser. कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में एक बहुत ही पतली एल्यूमिनियम की शीट डाल दी। कैपेसिटेंस के पूछ रहे हैं, कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो समझो, अगर पहले कैपेसिटी सी थी जिसकी वैल्यू होगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और जैसे आपने एक एल्यूमिनियम की बहुत पतली शीट डाली तो ये दो हिस्सों में बढ़ गया कैपेसिटर। ये भी होगा d/2 गैप, और ये गैप भी कितना होगा d/2, और ये दोनों कैपेसिटर आपके सीरीज में लगे हुए हैं इस तरह से। और नेट कैपेसिटेंस निकालना, तो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस होता है 1/c नेट, जो होता है वो आपका होता है 1/c1। c1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर d/2, तो d/2 ये ऊपर आ गया, प्लस 1/c2, c2 भी कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर d/2, तो ये d/2 ऊपर आ जाएगा। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो ये d/a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यानी ये 1/c के बराबर ही आ गया। यानी फाइनल केस में भी जो नेट कैपेसिटेंस है वो c के बराबर ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, सी पार्ट। लेकिन अगर इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ये जो एल्यूमिनियम की शीट है, अगर इसकी कोई थिकनेस होती तो अब ये डिस्टेंस d/2 नहीं रहता, और जब ये d/2 नहीं रहता तब कैपेसिटी जो है आपकी मॉडिफाई हो जाती। When a lamp is connected in series with a capacitor, then, तो होगा क्या, कैपेसिटर के साथ सीरीज में हमने एक लैंप लगाई है तो वो क्या होगा, ठीक है। लैंप ग्लो करेगी कि नहीं ग्लो करेगी, क्या होगा, ठीक है। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो हम अपने हिसाब से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कंसीडर करेंगे इसमें। ये मान लिया बैटरी लगाई आपने, तो होगा क्या कि जब ये कैपेसिटर अगर ये लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया होगा। जो फुल चार्ज हो गया होगा तो इसमें से कोई करंट जाएगी नहीं, इसमें से कोई करंट जाएगी नहीं, तो लैंप जो है वो लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप ग्लो नहीं करेगी, ठीक। लेकिन अगर हम टाइम के साथ इसका देखें पैटर्न कैसा बनेगा, तो आप जरा ढंग से समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक स्विच लगाते हैं, ये मैंने स्विच लगाया हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये लैंप है, रेजिस्टेंस है, ये लैंप मतलब रेजिस्टेंस होता है, ये वोल्टेज है, 20 वोल्ट की बैटरी है। और जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे t=0 पे, तो वैसे ही यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में तो लैंप ग्लो करेगा, बट जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, वैसे वैसे इससे फ्लो होने वाली करंट कम होती जाएगी और लैंप का ग्लो कम होता जाएगा। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तब कोई भी करंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो लैंप बंद हो जाएगी। यानी अगर हम टाइम के साथ वेरिएशन देखें तो इस तरह से होगा कि पहले लैंप सबसे तेज ग्लो करेगी, फिर उसकी ग्लो जो है वो उसका कम होता जाएगा, उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी और कुछ देर के बाद वो ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। क्लियर। तो ये वेरिएशन है टाइम के साथ। तो अभी तो हमसे सिंपली पूछा गया तो हम क्या आंसर मार देंगे, ए पार्ट, कि लैंप विल नॉट ग्लो। शुरुआत में ग्लो हुई होगी, उसके बाद अब ग्लो नहीं करेगी वो। द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी पूछ रहे हैं, तो सीधे फॉर्मूला याद है 4πε0r, सो योर आंसर इज सी पार्ट। द पोटेंशियल्स ऑफ टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर +10 वोल्ट एंड -10 वोल्ट। इसका मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट हो गया, ठीक। और द चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स इज 40 कूलाम। अब एक पे अगर +40 है तो दूसरे पे -40 रहा होगा, तो चार्ज जो है वो 40 कूलाम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पता लग गया, चार्ज भी पता लग गया, कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं Q = CV। चार्ज है आपका 40 कूलाम,
कैपेसिटेंस आपको निकालना है और पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस आपका 2 फेरेड का आ गया। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अर्थ को स्फीयर मानना है हमने और अर्थ का वॉल्यूम दिया v, सरफेस एरिया दिया a, तो कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं a और v के टर्म्स में निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो सीधे होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब r हमें क्रिएट करना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के टर्म्स में, तो देखिए कैसे कर रहे हैं। वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब को ऐसा लिख रहे हैं r स्क्वायर इंटू r। ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये जो 4 पाई r स्क्वायर है ये बन जाएगा आपका एरिया, तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा एरिया इंटू r अपॉन 3। तो हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस आपकी आ जाएगी 3v/a, और इस रेडियस की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं। तो आपका कैपेसिटेंस जो आपका आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3v/a, हेंस योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए स्फीयर इज, सर्कमफ्रेंस 2 मीटर दी है, तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। और कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर इन वाटर, पानी के अंदर कितना होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, यहाँ के भी लगेगा। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप 80 यूज़ कर सकते हो। और ये इसको ऐसा कर लेते हैं, सर्कमफ्रेंस दी हुई है तो इसको 2 मैंने अलग कर लिया है, बाकी 2 पाई आर अलग कर लिया है, और एप्सिलॉन नॉट और के ऐसे बना लिया। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो 2 पाई आर है ये बन जाएगी सर्कमफ्रेंस, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम डाल देंगे 80। तो कितना आने वाला है, तो ये आने वाला 2 इंटू सर्कमफ्रेंस 2 मीटर है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 80 है। ठीक, तो ये 10⁻12 हटा लेते हैं, ये बन जाएगा आपका पिकोफेरेड। बाकी आप सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपको एक आंसर मिल जाएगा। क्लियर? द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 12 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटेंस दिया 12 माइक्रोफेरेड। डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की हम डबल कर दे रहे हैं और एरिया हम आधा कर दे रहे हैं। नया कैपेसिटेंस क्या होगा, तो फॉर्मूला बना लेते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी होता है कैपेसिटेंस। अब क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस हम डबल कर रहे हैं और एरिया आधा कर दे रहे हैं, तो कैपेसिटेंस तो 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को डबल किया तो यहाँ 2 आ गया, और एरिया को आधा किया तो a/2 हो गया, तो नीचे 4 बन गया। तो अब आपका नया कैपेसिटेंस होगा 3 माइक्रोफेरेड, 1/4 हो गया। A parallel plate condenser head has a capacitance of 50 microfarad in air and 111 microfarad when immersed in oil। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। एयर में होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी एंड दैट इज 50 माइक्रोफेरेड, और मीडियम अगर भर देंगे तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के ओवर डी एंड दैट इज 110 माइक्रोफेरेड। और आपसे के पूछा गया तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 110/50। तो ये आपका आ जाएगा 2.2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2.2। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ये 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए स्टडी रेट, किस रेट से चार्ज कर रहे हैं, चार्ज पहुंचाने का रेट दिया है आपको, करंट दी है 100 माइक्रोकूलम पर सेकंड, हर सेकंड में 100 माइक्रोकूलम चार्ज हम पहुंचा दे रहे हैं उसके ऊपर। पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट कितनी देर के बाद हो जाएगा। तो 10 वोल्ट के लिए चार्ज कितना चाहिए, तो पहले वो निकालते हैं। Q इक्वल टू CV, 10 वोल्ट, कैपेसिटेंस है 500 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल चाहिए आपको 10 वोल्ट, यानी आपको 5000 माइक्रोकूलम चार्ज चाहिए, और आप 1 सेकेंड में 100 माइक्रोकूलम चार्ज पहुंचा रहे हो, और आपको चाहिए 5000 माइक्रोकूलम, तो आपको 50 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। एकदम सिंपल। डी पार्ट। There is an air-filled 1 picofarad parallel plate capacitor. When the plate separation is doubled and the space is filled with wax, the capacitance increases to 2 picofarad. Dielectric constant पूछ रहे हैं, तो air filled था तो A epsilon naught over D, ये दिया था 1 picofarad। अब आपने किया क्या इसमें, आपने सेपरेशन डबल करके वैक्स भर दिया, तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के ओवर 2D। सेपरेशन डबल करके वैक्स भरा है, सेपरेशन डबल कर दिया और पूरे में वैक्स भर दिया। अब ये जो है ये आपको दिया है 2 पिकोफेरेड। सिंपल। अब हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे सेकंड ये इक्वेशन, या सीधे ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी 1 है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 पिकोफेरेड से 1 पिकोफेरेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के आपका जो आ गया वो 4 आ गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 के बराबर है।
So your answer is B part. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 9 picofarad. The separation between its plates is D. The space between the plates is now filled with two dielectric. दो dielectric से भरा है. एक की थिकनेस जो है वन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हैज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 3 है और थिकनेस D/3 है, और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है और थिकनेस 2D/3 है. फाइनल कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं. ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे इसका, तब आपको क्लियर समझ में आएगा. तो ये मान लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इनिशियल कैपेसिटेंस इसका 9 पिकोफैरड है. ठीक है, इसका मतलब A/0/D इज इक्वल टू 9 पिकोफैरड. अब इसमें हम भर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक. तो पहले डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है वो D/3 है. एक डाइलेक्ट्रिक हमने ये भर दिया. ठीक, इसकी जो थिकनेस है ये कितनी दी है D/3, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका दिया है 3. और जो दूसरा डाइलेक्ट्रिक है इसकी थिकनेस है 2D/3 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दिया है. अब फाइनल कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, तो जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा वो होता है A/0/D माइनस D/3 प्लस D/3 डिवाइडेड बाई K. K इज 3 माइनस 2D/3 प्लस 2D/3 डिवाइडेड बाई K, और K वहाँ पे है 6. तो ये बनेगा फाइनल कैपेसिटेंस, और यही हमें कैलकुलेट करना है कितना आने वाला है. तो आप ये समझिए इसमें माइनस D/3 और माइनस 2D/3 से D कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आपका आया A/0/D, मैंने ले लिया कॉमन. नीचे आ रहा है 1/9 प्लस 1/9, क्योंकि ये 2 से जब आप 3 टाइम्स कैंसिल करोगे तो 1/9 प्लस 1/9 2/9, तो ये 9/2 हो गया. 9/2 ऑफ A/0/D. अब ये A/0/D था 9 पिकोफैरड, तो अब आपका ये आ गया 81/2 पिकोफैरड. सो इट इज 40.5 पिकोफैरड. ये आएगा नया कैपेसिटेंस. सो योर आंसर इज बी पार्ट, 40.5 पिकोफैरड. Two parallel plate of area A are separated by two different dielectric as shown in figure. ये D/2 से K1 इसका 1 है और D/2 से K2 इसका 2 है. नेट कैपेसिटेंस आपका पूछ रहे हैं कितना होगा. तो A/0/D माइनस D/2 प्लस D/2 डिवाइडेड बाई K उसका 1 है. अगले वाले के लिए माइनस D/2 प्लस D/2 डिवाइडेड बाई K इसका 2 है. तो ये माइनस D/2 और ये D कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आपका आ रहा है A/0/. तो ये D/2 है, ये D/4 है, तो ये 3D/4 हो गया. तो 4 आपका ऊपर पहुंच जाएगा. सो योर आंसर इज ए पार्ट.